हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 4 नवंबर 2025 की ट्यूसडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि हमारा ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट और इसके साथ ही ज्योग्राफी, जो हमारे किसी भी एग्जाम में मेजर सब्जेक्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती है उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हैं कि उस न्यूज़ का आखिर मतलब पृष्ठभूमि क्या है। तो उससे पहले आपको ये हमने कल का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। इसमें से आपने बताना था कि कितने वृक्ष जो हैं, जो पेड़ हैं यानी कि ट्रीज, वो पर्णपाती वृक्ष हैं। तो इसमें ऑप्शन सी कटहल, महुआ, सागौन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें सिर्फ दो ही हैं, महुआ और जो सागौन है, ये दोनों ही पर्णपाती वृक्ष हैं। अब हमारी आज की जो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। यानी कि जो पहले भी हमने इसका, आपको अगर याद हो तो हमने पहले इसका एडिटोरियल किया था। मतलब तब हमने देखा था कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहा है, मतलब चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसको मंजूरी मिली है, लेकिन उसका विरोध भी किया जा रहा था वहाँ की स्थानीय जनजातियों के द्वारा जो कि ग्रेट निकोबार में आवास करती हैं। तो उनका जो मैप रेडी हो चुका है, डी नोटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल रिजर्व, यानी कि उनको दोबारा फिर से नोटिफिकेशन करने के लिए उनको नोटिफाई किया जाएगा। यानी कि उनको एक तरह से दोबारा फिर से जानकारी दी जाएगी कि आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट है, कब से शुरू हो रहा है, ये सब कुछ। तो इसकी अब ये जो न्यूज़ है फिर से चर्चा में है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो 92,000 रुपीज़ जो करोड़ है, उसकी एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें क्या बनेगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाए जाएंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, पावर प्लांट, टाउनशिप, ये सब कुछ वहाँ पर विकसित किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्रशासन है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जनजातीय रिजर्व भूमि की डी नोटिफिकेशन यानी कि उनकी अधिसूचना जो थी उसको रद्द करना और री नोटिफिकेशन यानी कि दोबारा फिर से अधिसूचना के लिए एक GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली नक्शा तैयार कर लिया है। तो इन्होंने सूचना देने के लिए एक मैप तैयार किया है। इसके अलावा नक्शा क्या करता है, ये वन विभाग की सहायता से तैयार किया गया। इस पूरे मैप में देखा जाएगा कि कहाँ पर क्या कुछ बनेगा और जो स्थानीय जनजाति है वो कहाँ पर जाएंगी। तो और इस परियोजना के लिए ये जो 84.10 वर्ग किलोमीटर का जो जनजातीय रिजर्व भूमि है, यानी कि वहाँ पर जनजातीय लोग जो रहते हैं उनको प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अलावा और क्या कहता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, इस भूमि का जो हिस्सा है करीब 7 वर्ग किलोमीटर जो है परियोजना के लिए यूज़ किया जाएगा। जबकि बाकी जो क्षेत्र है उसको द्वीप के बाकी भागों में रिजर्व के रूप में फिर अधिसूचित बनाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये जैसे अंडमान निकोबार का एक क्षेत्र है, इसमें ये छोटा सा एरिया इसको यूज़ कर लिया जाएगा और जो बाकी का पूरा क्षेत्र है उसको फिर से रिजर्व रखा जाएगा। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है इस परियोजना की, ये परियोजना जो है ग्रेट निकोबार को एक पूरे विश्व के व्यापार में और पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए बनाई जा रही है। यानी कि उसका एक टारगेट है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से में स्थित है ये एरिया, जहाँ पर शोम्पेन, वहाँ पर जो जनजातीय समूह है जो कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, PVTGs, वो शामिल है। वहाँ पर रहती है, उनकी जनसंख्या हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी वहाँ पर निवास करते हैं। निकोबारी जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं। कुल 130 वर्ग किलोमीटर जो वन भूमि है वो प्रभावित होगी अगर ये पूरी परियोजना तैयार होती है, यानी कि जब ये बनेगा, जिससे आधे से अधिक जनजातीय रिजर्व से संबंधित है। जनजातीय रिजर्व क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसे भारत सरकार के द्वारा रिजर्व रखे जाते हैं एरियाज, जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने की बिल्कुल पाबंदी होती है। वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकते। हालांकि आप वहाँ पर जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक, उनकी जो हित होते हैं, सामाजिक कल्चरल हितों को ध्यान में रखते हो, आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते उनके एरियाज में, तो वो रिजर्व होते हैं। नक्शे का निर्माण कैसे हुआ, ये जो पूरा नक्शा बनाया गया 2024 अक्टूबर 2024 में एक निगरानी समिति की बैठक में इस नक्शे का उल्लेख किया गया था, जो कि ANI एनिटको यानी कि अंडमान एंड निकोबार एकीकृत विकास निगम के द्वारा संचालित है। ये उसमें जनजातीय जो कल्याण योजना है
उसको यानी कि जनजातियों के कल्याण के लिए ये योजना का एक तरह से संचालन किया जा रहा है। ये योजना 2004 के जो सुनामी है उससे विस्थापित निकोबारी समुदाय की जो मांग है, यानी कि उनके द्वारा डिमांड की गई थी कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, जैसे कि उनके पूर्वजों की भूमि उस पर वापसी की बात करती है। इसके अलावा परियोजना जो है कर्मियों के लिए ट्रांजिट आवास भी तैयार हो चुके हैं, यानी कि जो वहाँ पर काम करने वाले उनके लिए आवास बनाए जा चुके, जो कि जनजातीय क्षेत्र में टावर स्थापित करने के लिए साइड चैनल को तेज करेंगे। इसके अलावा इस पे विवाद क्या है, तो जनजातियों की आपत्ति 2022 में लिटिल और ग्रेट निकोबार जो ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने भूमि हस्तांतरण के लिए जो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को वापस ले लिया था, क्योंकि उन्हें जो जनजाति रिजर्व है यानी कि उनका जो एरिया वहाँ पर रिजर्व रखा जा चुका है, जैसे कि चिंगेन, कोकेओन, पुलो पक्का, तो इन सभी के प्रभावित होने की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी कि ये सब प्रभावित होंगे, कैसे होंगे। काउंसिल ने नक्शे पर इन क्षेत्रों को चिन्हित न करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा कानूनी पर्यावरणीय मुद्दे भी इस पर कुछ उठ रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उन्होंने वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के उल्लंघन की शिकायतें दर्ज की। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बात पर कि जनजाति भूमि का जो मानचित्रण अपर्याप्त रहा है। सरकारी दस्तावेजों में न केवल वन और राजस्व भूमि दिखाई गई, बल्कि शोम्पेन निकोबारी के शिकार खाद्य संग्रह क्षेत्र भी अनदेखे रह गए। 20 वर्ष पुराने एक जो शोधकर्ता रिसर्च है मनीष चांदी, उनके नक्शे पर ही इन क्षेत्रों की पहचान संभव हुई थी। इसके अलावा परियोजना से 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो कि लेदरबैक कछुए प्रजातियों को प्रभावित करेगी। एनजीटी ने पहले स्टे लगाया था, लेकिन अभी फिर से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। शोम्पेन जनजाति पर जो ग्रेट निकोबार है उस परियोजना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सबसे पहले ये उनके रहने का आवास स्थान है। जो बहुत वहाँ पर घने जंगलों में रहते हैं, अब वहाँ पर जो जंगल खत्म किए जाएंगे, मतलब काटे जाएंगे, तो उनके जो आवास है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ये खास तौर पर ये जो जनजाति शोम्पेन ये शिकार करती है, तो शिकार करने से क्या हो, मतलब शिकार जंगलों में किया जाता है, तो जंगल अब जब काटे जाएंगे तो वहाँ पर जो भी जंगली जानवर रहते होंगे तो उनको भी नुकसान होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या सिर्फ 200 से लेकर 300 तक की है, जबकि हालिया अनुमानों में 100 से लेकर 400 तक बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार ये जो परियोजना है इस जनजाति के अस्तित्व के खतरे को भी खतरे में डाल रही है, क्योंकि अभी आप इनकी जनसंख्या देख सकते हैं, सिर्फ 300 से 400 लोग हैं शोम्पेन जनजाति के। तो अगर ये परियोजना होती है तो इनके निवास स्थान को नुकसान होगा, ये इधर उधर चले जाएंगे या फिर किसी और जंगलों में, तो इनका जो अस्तित्व है वो भी खतरे में हो जाएगा। हो सकता है ये भारत छोड़कर किसी और द्वीप में चले जाएं, किसी और कंट्री के। तो इससे क्या होगा कि भारत की एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या और जो ये जनजाति जनसंख्या उस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब पूरी परियोजना क्या है, परियोजना ग्रेट निकोबार को, जो भारत का ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है, उसको भारत का हांगकांग बनाने का टारगेट है, जिसमें हमने पहले भी बात की। ट्रांसशिपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, पावर प्लांट स्थापित होंगे, रक्षा आधार होगा, इसके साथ ही औद्योगिक पार्क होंगे और एक नया शहर बनाया जाएगा। 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि इससे प्रभावित होगी, जिसमें से आधे से ज़्यादा जनजातीय रिजर्व से संबंधित है। परियोजना क्षेत्र जो है पूरी द्वीप के 1/3 हिस्से को कवर करता है, यानी कि मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है, इसमें ये 3 हिस्से हैं, इसमें जो पूरा एक हिस्सा है इसको कवर कर लिया जाएगा, जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। शोम्पेन पर क्या प्रभाव पड़ने वाले, पर्यावरण का विनाश होगा, उनके आवास की हानि होगी, इसके साथ ही जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि द्वीप पर जो अतिक्रमण बढ़ाएगा, इसके साथ ही जिससे शोम्पेन के क्षेत्रों में घुसपैठ भी हो सकती है। इसके साथ ही रोग और स्वास्थ्य जोखिम होंगे। शोम्पेन जो है बाहरी लोग, जिसमें इन्फ्लुएंजा, खसरा से कोई ना कोई प्रभावित हो सकता है, तो जो पर्यटक है, प्रवासी वहाँ पर आएंगे, जैसे कि मानव सफारी जैसी जो स्थितियाँ होंगी, तो उससे उनकी जनजाति को भी ऐसी बीमारियाँ, ऐसे रोग होने की संभावना है। ये जो संपर्क होगा जनसंहार के समान होगा, क्योंकि जनजाति का 90% हिस्सा जो है अनकॉन्टेक्टेड है। इसके साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक विस्थापन होगा, यानी कि शोम्पेन जो अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानते हैं। जंगलों के बिना वो बंधनों में रहना पसंद करते हैं। जंगलों में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के अपनी मर्जी से आज़ादी से रहते हैं।
परियोजना से उनके जो क्षेत्र उनका डी नोटिफिकेशन होगा, जो कि 1956 के एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन का एक उल्लंघन है। यानी कि उस समय पर एक ये ग्रुप, एक तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाओं का अपहरण हो सकता है, शोषण का डर भी हो सकता है। इसके साथ ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी पड़ेगा, जो उसमें शोम्पन से परामर्श नहीं किया गया, जो कि FRA 2006 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन है। इसके साथ ही कानूनी नीतिगत मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। 2015 की जो शोम्पेन पॉलिसी है उसका उल्लंघन, ये केवल जनजाति की सहमति पर ही डेवलपमेंट की अनुमति देता है कि अगर वहाँ की ट्राइब्स इस चीज़ को अप्रूव करती है तो ही यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके साथ ही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधूरा और जल्दबाजी में किया गया है। इसके साथ ही 939 जो इंटरनेशनल विशेषज्ञ है उन्होंने राष्ट्रपति को इसे मृत्यु दंड भी कहा है, कि इसे पत्र लिखा है कि ये एक तरह से डेथ सेंटेंस की जैसी सिचुएशन है। इसके साथ ही सरकारी दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया क्या है, तो केवल 73 वर्ग किलोमीटर भूमि उपयोग होगी, जबकि 77 वर्ग किलोमीटर जो रिजर्व फिर से उसको नोटिफाई किया जाएगा। शोम्पेन पॉलिसी के अनुसार अनुरूप परामर्श किया गया, रक्षा राष्ट्रीय हित जो है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा में जो वृक्षारोपण और 80 करोड़ की निगरानी समितियां हैं उनके द्वारा जैसे मुआवजा वगैरह दिया जाएगा। इसके साथ ही GIS जो नक्शा तैयार किया गया है, जनजातीय कल्याण जो योजना है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब इसके कुछ फायदे भी होंगे, हमने पहले भी देखा था। भारत का जो आर्थिक विकास होगा, इससे नौकरियां निर्माण होगा। इसके साथ ही जो सरकार है उसके राजस्व में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक ताक रहेगी। जो हमारा वहाँ पर हम जब देखते हैं, ये भारत का मैप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर ही जो मलक्का जलडमरू मध्य है यानी कि मलक्का स्टेट है, तो उस पर भारत का कंट्रोल हो सकता है। नौसैनिक बेस बनाया जा सकता है बिल्कुल चीन के सामने। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होगा, लेकिन नुकसान भी है, पर्यावरण का विनाश होगा और इसके साथ कार्बन सिंक खत्म होने का भी खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है अगर इसमें जो हम जंगल काटेंगे। इसके साथ ही जनजातियों पर खतरा, उसके साथ कानूनों का उल्लंघन भी माना जा रहा है। और जानवरों पर क्या असर पड़ने वाला है, वहाँ की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं जो कि जंगलों में निवास करती हैं उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में, तो वहाँ से उन्हें जाना पड़ेगा या फिर खत्म हो सकती हैं। इसके साथ ही लागत और जोखिम भी है। लागत बहुत ज़्यादा है, फायदा बड़े कॉरपोरेट्स को ज़्यादा होगा, कुछ स्थानीय जो वहाँ के कॉरपोरेट्स हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। पर्यटन जो वहाँ पर बढ़ सकता है, उससे मानव तस्करी या फिर वहाँ पर अवैध गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। तो ये सब इसके फायदे नुकसान थे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे, कौन सा युग्म जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, अंडमान और लिटिल अंडमान। तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। अंडमान द्वीप और निकोबार जो है, यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है इनमें से जाता है, तो इनको अलग करता है। ये इस परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरी तरह से नीति आयोग द्वारा संचालित है। ये मलक्का जलडमरू मध्य के निकट स्थित है और ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल द्वारा शामिल करता है। कोई जनजातीय भूमि प्रभावित नहीं होगी। परियोजना का अनुमानित बजट 50,000 करोड़ है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो हमने देखा था मलक्का जो यहाँ पर स्टेट है उसके नज़दीक है और ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, शोम्पेन जनजाति के संदर्भ में ग्रेट निकोबार परियोजना का मुख्य मुद्दा क्या है? उनकी जनसंख्या में वृद्धि, वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन, उन्हें परियोजना में रोजगार और नई रिजर्व भूमि का आवंटन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वन अधिकार अधिनियम का ये उल्लंघन माना जाएगा। अब इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी है। हाल ही के वर्षों में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बदलने के लिए सक्रिय नीति अपनाई है। एक तरह से ये पूरे द्वीप को बदला जा रहा है। ग्रेट निकोबार परियोजना के संदर्भ में इन द्वीपों के रणनीतिक और आर्थिक महत्व की जांच करें। यानी कि आप इस क्वेश्चन को लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ है, तो न्यूज़ में रहा है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ क्या है। इंडिया और बहरीन के बीच एक समझौता हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई है और उसको डिफेंस को बढ़ाने के लिए। तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो एस जयशंकर, इन्होंने वहाँ के जो बहरीन के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला तिफ बिन राशिद जो अल ज़यानी है, उनसे मीटिंग की और बातचीत हुई। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 नवंबर को इनकी बैठक होती है, दोनों की, भारत और बहरीन के विदेश मंत्रियों की।
5वीं भारत बहरीन ये उच्च संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी। इसमें रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे मामलों पर बातचीत की गई। भारतीय विदेश मंत्री जो हैं और बहरीन के जो विदेश मंत्री उन्होंने इस बैठक की सह अध्यक्षता, यानी कि उन्होंने इस बैठक को होस्ट किया है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, यहाँ पर उसको रिव्यू किया गया, भविष्य की जो संभावना उस पर ध्यान दिया गया। इसमें मुख्य बिंदु क्या थे? व्यापार और निवेश को बढ़ाने की बात हुई थी। दोनों पक्ष चाहते हैं कि जो हमारा महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है वो और आगे बढ़े, और द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए इन पर जो बातचीत शुरू करने की सहमति हो चुकी है। इसके अलावा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है उस पर भी समझ विकसित करने का निर्णय लिया गया कि हम उसको भी रिव्यू करके अपने पॉइंट्स रखेंगे। इसके बाद 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार जो भारत का 1.64 अरब डॉलर तक पहुंचा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, प्रोसेस्ड फूड्स, बेस मेटल्स, रत्न आभूषण जैसे जो क्षेत्र है वहां पर व्यापार विविधीकरण पर फोकस किया गया। जयशंकर ने बहरीन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत आने के लिए कहा कि आप यहां पर आके अच्छे मौके तलाश सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा पर बातचीत की गई। इसके साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की, सभी प्रकार के आतंकवाद को खतरा बताया था। इसके साथ ही उभरते हुए क्षेत्र कौन से? अंतरिक्ष, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्वास्थ्य, संस्कृति, इन सभी के और लोगों के बीच जो संबंध है उसके लिए नए अवसरों की पहचान की गई कि इसको और ज़्यादा कैसे बूस्ट किया जा सकता है। बहरीन के GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की अध्यक्षता संभालने के संदर्भ में भारत GCC संबंधों को और गहरा करने पर विश्वास जता रहा है कि हम इन संबंधों को और गहरा करेंगे। कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की गई। गाजा शांति योजना, जिसे पश्चिम एशिया में स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है अभी भी। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता, यानी कि एक दूसरे में स्टेबिलिटी बनाकर रखने के लिए, दोनों देशों की समृद्धि के लिए एक साझे दृष्टिकोण पर ध्यान दिया है। अब देखिए, भारत और बहरीन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो कि एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये न केवल वस्तु के व्यापार पर फोकस करेगा, बल्कि जो सेवाएं हैं, इसके साथ इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना, और जो आर्थिक क्षेत्र है उन सभी को ये कवर करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार को विविधीकृत करना, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में उसको और ज़्यादा विस्तारित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, डबल टैक्सेशन जैसी जो बाधा है उसको दूर करना, भारत की वेस्ट एशिया आउटरीच नीति जो है उसका एक हिस्सा है, गल्फ सहयोग परिषद के जो साथ संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इसकी शुरुआत 3 नवंबर को हुई और दोनों पक्षों ने व्यापार निवेश पर संयुक्त रूप से एक तरह से बातचीत करने के बारे में इन्होंने सहमति जताई है, और कोई निश्चित समापन तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई। जब तक ये बातचीत चल रही है तब तक यानी कि इनमें जो आपसी सहयोग है उसका मेन लक्ष्य मतलब मेन टारगेट वही होगा, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त बयान में CEPA पर तत्काल वार्ता शुरू करने की बात कही गई है कि अभी इस पर इमीडिएट जो बातचीत है वो शुरू हो जाएगी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो कवर किए जाएंगे? व्यापारिक क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद होंगे, प्रोसेस्ड फूड होगा, बेस मेटल्स होंगे, रत्न आभूषण, ज्वेलरी वगैरह। इसके साथ ही निवेश क्षेत्र, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन का क्षेत्र जो है, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा। और कौन कौन से सेक्टर इसमें आएंगे? व्यापार होगा, सेवाओं का व्यापार होगा, सरकारी खरीद हो सकती है, बौद्धिक संपदा अधिकार होंगे, और सतत विकास से जुड़े हुए कुछ मुद्दे रहेंगे। अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से शून्य करने की योजना है, जो कि भारतीय निर्यातकों को बहरीन के बाजार में बेहतर पहुंच देगी। बहरीन जो है GCC का हिस्सा होने से ये मानता है कि क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संबंधित समझौते कौन कौन से होंगे? द्विपक्षीय निवेश संधि, अभी इस पर बातचीत चल रही है, निवेशकों को सुरक्षा प्रोत्साहन देने पर फोकस किया जा रहा है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सामान्य समझ विकसित करने पर सहमति हो चुकी है। इनकी बातचीत जल्दी शुरू हो सकती है। ये व्यापारियों को कर अनिश्चितता से मुक्ति देगा, यानी कि डबल टैक्स, जब मान लीजिए यहाँ पर भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ, अब यहाँ पर टैक्स लगा, फिर वहाँ पर इंपोर्ट हुआ, वहाँ पर टैक्स लगा, तो ये डबल टैक्स जो है ना व्यापारियों को, उसको खत्म करने की यहाँ पर सहमति बनी है।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, निवेश के मौके ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स आएंगे। क्षेत्रीय महत्व रहेगा जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन के साथ भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है उसमें बहरीन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यूएई के साथ पहले से ही सीईपीए साइन है और ओमान के साथ भी अभी उम्मीद जताई जा रही है। भारत बहरीन के संबंध कैसे काफ़ी लंबे समय से 5000 वर्षों से पुराने, जो कि प्राचीन सभ्यता जो दिलमुन सभ्यता बहरीन की थी, और भारत की आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उनके बीच संबंध से व्यापारिक संपर्क जुड़े हुए। यहाँ पर कुछ हमें सिंधु घाटी में मोहरें मिली थी, यहाँ के जो हमें बहरीन नेशनल म्यूजियम में हमें मिली है सिंधु घाटी की मोहरें। तो इससे पता चलता है कि जो दिलमुन सभ्यता थी उनका आईवीसी के साथ भी व्यापार था। भारतीय प्रवासी बहरीन में 3 लाख भारतीय रहते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा समुदाय जो है भारतीयों का है। सांस्कृतिक आदान प्रदान जिसमें योग, बॉलीवुड, भारतीय खाना, दिवाली, होली जैसे त्यौहार जो बहरीन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, और वहाँ पर हिंदू मंदिर, श्रीनाथ जी और गुरुद्वारा भी वहाँ पर स्थापित है। आर्थिक व्यापारिक संबंध कैसे द्विपक्षीय व्यापार है जो कि 1.64 अरब डॉलर का भारत का अभी जो 2024-25 में था। भारत का निर्यात जो इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, प्रोसेस्ड फूड, बेस मेटल्स, रत्न आभूषण, बहरीन का निर्यात, ये सब कुछ यानी कि हम निर्यात करते हैं। बहरीन हमें क्या देता है? पेट्रोलियम उत्पाद, एल्यूमिनियम और उर्वरक वहाँ से एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट किए जाते हैं। महत्वपूर्ण आर्थिक कदम क्या है? अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, द्विपक्षीय निवेश संधि की भी बात चल रही है, इसके साथ ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस पर भी सहमति बन रही है। संयुक्त कार्य समूह, रक्षा और सुरक्षा सहयोग कैसे? समुद्री सुरक्षा, सितंबर 2025 में 3 भारतीय नौसेना जहाज जो थे उन्होंने बहरीन का दौरा किया। संयुक्त अभ्यास चल रहे हैं जिसमें नौसेना, वायु सेना पर ज़्यादा विचार चल रही है। आतंकवाद विरोधी है, दोनों देश आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने गाजा शांति योजना का समर्थन किया और बहरीन ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। इसमें और कौन कौन से सहयोग क्षेत्र? अंतरिक्ष है, इसके साथ ही जो इसरो और बहरीन की नेशनल स्पेस एजेंसी उनके बीच एमओयू की संभावना है। फिनटेक और जो साइबर सिक्योरिटी है, इसमें डिजिटल भुगतान, ब्लॉकचेन, साइबर थ्रेट शेयरिंग, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में मेडिकल टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, छात्रों का आदान प्रदान, ये सब इनके सहयोग के क्षेत्र हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश। रणनीतिक महत्व क्या है? तो जीसीसी में की अध्यक्षता बहरीन 2025 में की थी और यानी कि करेगा, और भारत जीसीसी एफटीए में ये मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। भारत की नीति क्या है? एक्ट ईस्ट प्लस वेस्ट एशिया आउटरीच, यानी कि जो भारत, इजराइल, यूएसए, यूएई में बहरीन की अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन भी है दोनों देशों का। ईरान इजराइल का जो तनाव है उसमें बहरीन भारत के लिए संतुलित मध्यस्थता है, यानी कि भारत का जो एक तरह से रुख रहता है वो हमेशा से बैलेंस्ड रहता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? भारत बहरीन सीईपी वार्ता कब शुरू हुई? 3 नवंबर 2025 इज करेक्ट ऑप्शन। 2025 में भारत बहरीन व्यापार कितना था? 1.64 बिलियन डॉलर तक। दिलमुन सभ्यता किस देश से जुड़ी हुई है? बहरीन से। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने 29% जो इम्पोर्ट है रशियन ऑयल का वो कम कर दिया सितंबर में। अब जो इंडिया का एक तरह से क्रूड इम्पोर्ट है, मतलब कि बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बड़ी मात्रा में हम रूस से इस चीज़ को आयात करते थे, रशियन ऑयल को, क्रूड ऑयल को। लेकिन हम देखते हैं कि अभी इस साल की स्टार्टिंग में ही भारत को बहुत सारे टैरिफ का सामना करना पड़ा, खास करके अमेरिका के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं लगातार भारत पर। तो पहले भारत पर 25% टैरिफ लगा, उसके बाद भारत को ये चीज़ कही गई ट्रंप के द्वारा कि आप रशिया से जो ऑयल करते हो इंपोर्ट उसको बंद कर दो। लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो अपनी फैसले खुद लेता है। तो भारत ने इसको अपने राष्ट्रीय या फिर अपनी सुरक्षा और ऊर्जा हितों के खिलाफ समझा था और वहाँ से इंपोर्ट बंद नहीं किया था। लेकिन फिर भी जो ट्रंप है उनके द्वारा कोशिशें बंद नहीं, उन्होंने फिर से 25% जो है 25% टैरिफ लगा दिया हमें जुर्माने के तौर पर। तो सितंबर 2025 में भारत ने रूसी कच्चे तेल के आयात में लगभग 29% की कटौती की है। पिछले साल 2024 में ये जो मूल्य था 4,675 मिलियन डॉलर था, जो कि सितंबर में अभी 3,332 मिलियन डॉलर हो चुका है, यानी कि कम हुआ है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही था, अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था और टैरिफ लग रहा था। दूसरा,
रूसी तेल पर जो छूट है वो भी कम की गई थी, यानी कि जो छूट थी ब्रेंट बेंचमार्क से 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल तक सिमट गई थी, जो कि पहले से ज़्यादा थी। यानी कि पहले हमें सस्ता तेल मिलता था, लेकिन फिर इसमें थोड़ा उन्होंने हमें छूट देनी कम कर दी। सरकारी रिफाइनरों में कटौती, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने जून से सितंबर के बीच रूस से तेल को इंपोर्ट करना कम कर दिया, 45% तक कम। जबकि जो निजी रिफाइनर हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया है, जिससे कुल कटौती वो बनी रही है। प्रभाव क्या है इसका? रूस का जो हिस्सा यानी कि हिस्सा जो वो घट चुका है। इसके साथ ही विविधीकरण, जो नाइजीरिया, अंगोला, तुर्की, लीबिया, मिस्र जैसे नए स्रोतों से आयात बढ़ा है भारत का। अमेरिका से आयात अक्टूबर में 5,75,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा, जो कि 2022 के बाद सबसे ज़्यादा है। लागत में वृद्धि हुई है। रूसी तेल जो $500 प्रति टन था, जबकि विकल्प इसके महंगे थे, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, यूएस ये सबसे ज़्यादा महंगे थे। इससे आयात बिल बढ़ेगा और ईंधन कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है, तो इसी वजह से हम रूस से तेल आयात कर रहे थे। कुल रूस आयात अगर हम देखें तो लगभग 1.58 से 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। अप्रैल सितंबर 2025 में 1.75 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जो कि पिछले साल से कम है 36%। अमेरिकी टैरिफ के विस्तार की अगर हम बात करें तो जुलाई से ये शुरू हो जाता है अमेरिका पर टैरिफ, और 2 अगस्त से भारत पर ये लागू हुआ, जो कि मुख्य रूप से कृषि, डेयरी और अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित था। अगस्त में 2025 में रूसी तेल आयात को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया। इसमें भारत पर अतिरिक्त शुल्क जो है 25% लगाया गया, अतिरिक्त टैरिफ, जो कि मौजूदा 25 से जुड़कर टोटल हमारे पर 50% टैरिफ हो चुका था भारत पर। ये जो है सेकेंडरी टैरिफ का एक हिस्सा था, जो कि रूस तेल खरीदने पर जो भी रूस से तेल खरीदते थे, जो भी देश, उनको दंडित करने के लिए दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2025 में पूरा जो टैरिफ है वो पूरी तरह से लागू हो जाता है, जिससे भारत ने रूसी तेल में 29% की कटौती कर दी। इसके साथ अक्टूबर में भारत अमेरिका की जो ट्रेजरी है, उसने रूस की प्रमुख तेल कंपनियां जैसे कि रोसनेफ्ट, लुकोइल, इन पर नए सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी प्रभावित करती थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अमेरिका यही चाहता था कि हम रूस से अपने तेल को, व्यापार को बंद कर दें और वहाँ से कोई भी ऑयल हम इंपोर्ट ना करें। इसमें कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे टैरिफ से? प्रभावित क्षेत्र टेक्सटाइल, ज्वेलरी, रत्न, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल और जो विनिर्माण उत्पाद थे। कुल प्रभावित अगर हम निर्यात की बात करें ना, तो 48 अरब डॉलर का जो था वो प्रभावित हुआ है। इसके साथ स्मार्टफोन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले से ट्रांजिट में मौजूद माल, इसके साथ फार्मास्यूटिकल पर कुछ थोड़ी छूट दी गई, लेकिन सामान्य दवाइयों पर दबाव बना रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो निर्यातक थे वो 30 से 35% तक महंगे हो गए, जिससे नौकरियां खतरे में आ गई। इसके साथ विकास दर पर दबाव बना, लेकिन भारत में अमेरिकी ऊर्जा खरीद बढ़ाकर जवाब दे दिया। इसके बाद कारण क्या है इसके? वही देखते हैं कि भारत जो है, हम ये देखते हैं कि रूस के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। 35 से 40% तक कच्चा तेल वहाँ से आयात करता है, जो कि रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को फंड करने जैसा माना जाता है। और भारत इस रिफाइन को करके यूरोप को बेचता है, जिसे अमेरिका लाभ कमाने का आरोप लगाता है। ये अमेरिका फर्स्ट की नीति का एक हिस्सा था टैरिफ लगाना, जहां पर रूसी तेल खरीदने वाले को दंडित किया जाएगा। चीन पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भारत को निशाना बनाया क्योंकि व्यापार वार्ता रुकी हुई थी। इसके बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या? विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित, अविवेकपूर्ण कहा। तर्क दिया कि आयात जो है ऊर्जा सुरक्षा के लिए। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को फिर बढ़ावा दिया है। भारत के रूसी तेल आयात में कमी होने से वैश्विक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विश्व के पहले अगर हम देखें तो रूस की अर्थव्यवस्था और निर्यात पर असर हो सकता है, क्योंकि 40% जो था वो भारत अकेला ही वहाँ से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब 40% में अब जब कटौती हो चुकी है, तो अब वहाँ सिर्फ थोड़ा तेल ही भारत के द्वारा आयात किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो नए बाजार की तलाश भी चल रही है। रूस अब जो है अपने नए बाजार, जिसमें तुर्की जैसे जो देश हैं, उनकी तरफ रुख कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के जो सैंक्शन हैं, उन्होंने रूस की जो रिफाइनरी हैं उनको भी प्रभावित किया, जिससे यूक्रेनी ड्रोन हमलों के साथ जो आपूर्ति जोखिम वो बढ़ चुका है।
वैश्विक तेल कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व की जो तेल कीमतें हैं वो फिर से कम हो सकती है या फिर बढ़ सकती हैं। अब देखिए भारत को जिस मतलब रेट पर छूट दी जा रही थी, जिस कीमत पर, अगर अब वो कीमत और ज़्यादा कम कर दी जाए तो भारत को भी हो सकता है इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही हो सकता है ये कीमतें बढ़ जाएं। आपूर्ति श्रृंखला में भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत अब अमेरिका, मध्य पूर्व कंट्रीज, लैटिन अमेरिका जैसे देशों से आयात बढ़ा रहा है। इसके साथ ही ओपेक जो कंट्री है उन देशों का भारत में के आयात में हिस्सा 45 से बढ़कर 49% हो चुका है, जो कि उत्पादकों को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। हालांकि पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम देखें तो रूसी तेल ने पुनर्निर्देशन से शिपिंग और जो बीमा की लागत है, यानी कि शिपिंग इंश्योरेंस जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। चीन का रोल क्या रहेगा इसमें? चीन रूसी तेल का 86% अब सोख लेगा, यानी कि 86% रूस के तेल को आयात करेगा, लेकिन उसकी आयात में 13% तक कमी से और ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अब चीन या फिर रूस दोनों पर ही दबाव पड़ने वाला है। इसके बाद जो भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? अमेरिका रूस तनाव हो सकते हैं। ये जो कटौती है अमेरिकी फर्स्ट नीति को दर्शाती है कि अमेरिका अपने खुद को प्रायोरिटी देता है, यानी कि अपने देश को सबसे पहले रखता है। इसके बाद भारत अमेरिका का जो व्यापार सौदा है वो नज़दीक है, लेकिन अगर आयात पूरी तरह बंद नहीं होता तो ये जो पूरे हम देखते रहे ना टैरिफ, तो ये लगातार ऐसे ही बने रहेंगे। इसके साथ ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ईंधन की कीमतों में मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ पर्यावरण, ऊर्जा संक्रमण, भारत अब नवीकरणीय घरेलू उत्पादन पर जोर दे सकता है, जो कि पूरे विश्व की क्लाइमेट लक्ष्य 2070 तक जो नेट ज़ीरो है उसको भी बढ़ावा देगा। यानी कि भारत अब हो सकता है कहीं ना कहीं अपने स्वदेशी उत्पादन पर ज़्यादा फोकस करे। इसके अलावा हो सकता है अमेरिका से इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए भारत का। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? सितंबर 2025 में भारत के रूसी कच्चे तेल आयात में 29% की कटौती का मुख्य कारण क्या रहा है? तो हमें सबको पता ही, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे और 50% टैरिफ लगा था। 2025 में ओपेक प्लस ने अपनी उत्पादन नीति के तहत दिसंबर में क्या निर्णय लिया था? तो 1.37 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि की थी। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत ने रूसी तेल आयात कम करने से वैश्विक तेल बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रूस को 1.6 अरब मासी राजस्व की हानि हुई है। यानी कि रूस को भी अब कहीं ना कहीं इस चीज़ में लॉस हो रहा है, वो अपने अन्य विकल्प ढूंढने पर जोर देगा। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम डेली एडिटोरियल पर बात करते हैं, तो हमारा ये आज का जो एडिटोरियल है ये ऊर्जा दक्षता की बात करता है। यानी कि ऊर्जा दक्षता आखिर क्या? भारत की ऊर्जा की स्थिति, मतलब भारत ऊर्जा की स्थिति में क्या कुछ कर रहा है, क्या क्या भारत के द्वारा पहले की जा रही है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है उसको लेकर। तो दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, सतीश कुमार और अजय माथुर। सतीश कुमार जो है प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के। इसके साथ ही ये अजय माथुर जो है ये भी प्रोफेसर अभी हैं आईआईटी दिल्ली के, लेकिन डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड जो आईएसए, जो फ्रांस के साथ भारत ने शुरू किया था आईएसए, तो उसके और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। तो इनके द्वारा ये बातचीत की गई, पूरे आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि क्या क्या आंकड़े किस चीज़ पर बातचीत हो रही है। अब देखिए इन्होंने पहले क्या कहा है कि इंडिया हैज़ डबल डाउन ऑन क्लीन एनर्जी, येट द पावर यू प्लग इनटू टुडे इज डर्टियर देन इट वाज 5 years अगो। यानी कि भारत की जो प्रगति है उसके बारे में कह रहा है कि भारत की प्रगति लगातार तो बढ़ रही है, उसके साथ ही देश ने स्वच्छ ऊर्जा पर दुगना दाम लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन आज उपभोक्ता जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वे 5 साल पहले से अधिक गंदी है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन वाली है। हम देख रहे हैं जैसे कि बिजली उत्पादन हो रहा है, लगातार उसमें कार्बन उत्सर्जन जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके कुछ टारगेट भी रखे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी, एसडीजी में भी, कि कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होगा। तो ये जो पूरे हम अगर फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए
इसकी बात हो रही है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि भारत की ऊर्जा नीति के एक बड़े विरोधाभास को वो उजागर कर रहे हैं। भारत ने जो नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें सौर और पवन ऊर्जा में तेजी से इन्वेस्ट किया, लेकिन कोयले पर अभी भी हमारी निर्भरता बनी हुई है और जिससे जो ग्रिड की कुल उत्सर्जन दर भी बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि आर्थिक विकास के साथ ऊर्जा मांग बढ़ी है, डिमांड बढ़ गई, लेकिन आपूर्ति अभी भी जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल पर टिकी हुई है, जिससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ मतलब केवल नई क्षमता जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि डिमांड को कम करने की ज़रूरत है और हरित ऊर्जा की तरफ हमें रुख करना होगा। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी often called the first fuel. It reduces demand before supply even needs to be generated. By lowering the evening and the nighttime peaks, efficiency reduces reliance on coal when emissions are highest. तो उन्होंने कहा है कि ऊर्जा दक्षता को फर्स्ट फ्यूल कहते हैं, कि पहला ईंधन जो है हमारा ऊर्जा दक्षता है, क्योंकि नई बिजली उत्पादन की ज़रूरत से पहले मांग को घटा देती है। शाम और रात के जो पीक समय में बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होती है, जबकि कोयला संयंत्रों का उपयोग चरण पर होता है, यानी कि हाईएस्ट पीक पर होता है और उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है शाम के समय पर। दक्षता से इन पीक्स को कम करके कोयले पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। आसान शब्दों में क्या कहते हैं कि यह कम इस्तेमाल करो या कम उत्पादन करो, इसका सिद्धांत आपको अपनाना होगा। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह सबसे सस्ता और तेज उपाय है, क्योंकि नई बिजली संयंत्र लगाना बहुत महंगे हैं, समय लेने वाला होता है और ये जो पैराग्राफ है पूरा नीति निर्माताओं को दक्षता पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। आगे एक ये उजाला यानी कि एलईडी बल्ब का जिक्र करते हैं। इन्होंने कहा है कि ये दक्षता को बढ़ावा दे चुकी है, लेकिन और विस्तार की ज़रूरत इसके साथ ही है। इफ़ इंडिया वांट्स टू एक्चुअली decarbonize its grid efficiency must become the first fuel and flexibility not fossil fuels must power the future। यानी कि भारत की जो सफल योजना जिसमें उजाला एलईडी बल्ब की जो कीमत है 500 से कम करके 70 रुपये कर दी, उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन दक्षता को ग्रिड डीकार्बोनाइजेशन यानी कि कार्बन मुक्त बनाने के लिए पहला कदम बनाना चाहिए। इसके साथ ही लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें स्मार्ट ग्रिड स्टोरेज सिस्टम से भी जीवाश्म ईंधन की जो जगह है उसकी जगह नवीकरणीय ऊर्जा को प्रायोरिटी मिले। इसके साथ ही ये उपभोक्ता को ऊर्जा कुशल उपकरण जिसमें 5 स्टार रेटेड फ्रिज या फिर पंखे होते हैं उसको अपनाने के लिए उद्योगों को प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, सरकार को कुछ स्टैंडर्ड्स को सख्त करने के लिए कहते हैं। और ये जो पूरा लेख क्या कहता है कि जीवाश्म ईंधन मुक्त बनाने के लिए दक्षता और लचीलेपन को ऊर्जा का आधार बनाना होगा। और इसके साथ ये क्या कहते हैं, ये हमने देख लिया था। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि भारत की इन्होंने बात की थी स्मार्ट ग्रिड के बारे में, कि स्मार्ट ग्रिड का यूज़ किया जा सकता है। स्मार्ट ग्रिड एक जो नियंत्रण प्रणाली है, बिजली उत्पादन और उसका वितरण या फिर उपभोग को वास्तविक समय में मॉनिटर और पूरा कंट्रोल करती है, जिससे बिजली की बर्बादी कम होती है, आउटेज तेजी से ठीक होते हैं और जो नवीकरणीय स्रोत है जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी कि सोलर और जो हमारी विंड एनर्जी होती है उसका बेहतर एकीकरण संभव होता है। भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की स्थापना की और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी कि जो हमारी बिजली है उसको वेस्ट ना करें, उससे जो उत्पादन करने की क्षमता उसमें जो कार्बन उत्सर्जन कम हो। ये मिशन जो है ग्रिड को आधुनिक बनाने, उपभोक्ता को सशक्त करने के लिए टारगेट रखता है। 2025 तक नेशनल जो हमने देखा अभी नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन जो है उसके तहत स्मार्ट मीटरों की स्थापना और पायलट प्रोजेक्ट पर जोर दिया जा रहा था। अब देखिए स्मार्ट ग्रिड पहले के जिसमें राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन है, डिजिटल रूप से सक्षम बनाना, हर काम डिजिटली रूप से हो। इसकी लाभ क्या होगा, उपभोक्ता को बेहतर बिजली की गुणवत्ता मिलेगी और एक तरह से उनका विश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम भी एक लागू किया गया था। 2025 तक 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाना टारगेट था, जो कि बिलिंग को पारदर्शी बनाएगा, कि जो बिल होता है या फिर बिजली चोरी करने जैसी जो समस्या है उनको रोकेगा। इसके साथ ही जो लाभ क्या होगा, पीक इसकी डिमांड कम होती है और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। इसके साथ ही रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसका उद्देश्य क्या था कि वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाना, यानी कि ये बिजली है इस ग्रिड से लेकर यहाँ तक जा रही है जिसको आसान बनाना, जिसमें स्मार्ट ग्रिड सुधार शामिल है और एनएसजीएम के साथ ये जुड़ा हुआ है।
अप्रैल 2025 तक RDSS ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत किया, खास करके नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और कौन कौन सी पहले हैं? उद्देश्य इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में जोड़ना, जिसमें स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से सौर पवन मिश्रण करना। जनवरी 2025 तक गैर जीवाश्म क्षमता, जिसमें 217.62 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही पंप से स्टोरेज करना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इस पर निवेश से ग्रिड को लचीलापन बढ़ाया गया है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, यानी कि जो स्मार्ट ग्रिड है उसमें इनोवेशन, नवाचार, उद्यमिता, अनुसंधान को बढ़ावा देना। स्मार्ट सिटी मिशन, 100 स्मार्ट शहरों में स्मार्ट ग्रिड एकीकृत, जैसे कि भुवनेश्वर में IT इंक्यूबेशन और NH5 कनेक्टिविटी को देना। इंटरऑपरेबल स्मार्ट ग्रिड, यानी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया की CECP के तहत स्मार्ट ग्रिड ऑब्जर्वेटरी स्थापित करनी, जो कि मानकीकरण, डेटा गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी पर काम करता है। इंडिया एनर्जी स्टैक प्रस्तावित है। अब देखिए भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी क्या स्थिति है। भारत जिसने 2030 तक लक्ष्य रखे 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर लेगा, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में नवीकरणीय क्षमता लगभग 217 गीगावाट है, लेकिन एकीकरण की चुनौतियां जैसे कि ग्रिड अनियमितता या फिर भंडारण की कमी, तो इस सभी से ये जो मिशंस होते हैं ये बाधित होते हैं। इसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि अंतर्राज्यीय, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य और अंतर्गत ग्रिड को मजबूत करना, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स, रिएक्टिव कॉम्पनसेशन सिस्टम होता है वो पूरा शामिल हो। इसके साथ ही रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम, इसका भी वही उद्देश्य था जो हमने पीछे देखा अभी रिवैम्प्ड का, कि वितरण नेटवर्क को आसान बनाना, स्मार्ट मीटर लगाना जिससे ऊर्जा चोरी कम होगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसकी उद्देश्य क्या है? स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को स्टोर किया जा सके, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता होगी तो उसको संभाल लिया जाएगा। इसके साथ ही PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी, इसका उद्देश्य था घरेलू बैटरी उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि भारत में ही इस बैटरी का उत्पादन करना। अब इसमें चुनौतियाँ क्या थी? सबसे पहले तो ग्रिड की फ्लैक्सिबिलिटी की कमी थी, यानी कि हर जगह पर ग्रिड जो है स्थायी तौर पर स्थापित नहीं किए जा रहे थे। इसके साथ ही जो ट्रांसमिशन थे, बॉटल नेक्स, उत्पादन केंद्र जिसमें राजस्थान, गुजरात और डिमांड केंद्र दिल्ली, NCR के बीच असंतुलन था। भंडारण की कमी रहती है। डिस्कॉम्स की वित्तीय समस्याएं, जिसमें डिस्कॉम्स को अभी हमने एक न्यूज़ देखी थी, डिस्कॉम्स का जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए अभी एक और भारत सरकार के द्वारा एक तरह से प्रोजेक्ट लेकर आया जा रहा है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण, महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता रहती है भारत की। जलवायु परिवर्तन से ग्रिड जो है उन्माद होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC. It aims to integrate 175 gigawatt of renewable energy by 2022. It includes transmission lines for interstate connectivity. Battery energy storage systems (BESS) are a key component under phase 2. Which of the statements given above are correct? तो 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है। दूसरा एंड तीसरा, इसमें B ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें 175 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक की नहीं थी GEC में। अब इसमें एक मेंस का क्वेश्चन भी है, अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत में ऊर्जा दक्षता को पहला ईंधन क्यों माना जाता है? स्मार्ट ग्रिड और RDSS जैसी पहलों के माध्यम से ग्रिड डीकार्बोनाइजेशन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी कि जो हमारा पहला ईंधन भारत को जो ऊर्जा की एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी, उसको ऐसा क्यों माना जाता है? तो इसके बारे में आप लिखकर आप अपने मतलब चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी समझ आई, कितनी नहीं आई। अब जो आपको ये आज का क्वेश्चन क्या है कि मर्कोसुर जो कभी कभी समाचार में रहता है वह क्या है? आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन, अफ्रीका में एक आर्थिक संगठन, अफ्रीका में एक सैन्य गठबंधन। तो आपने बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का
पूरा द हिंदू का सेशन, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर किया। और आप इन न्यूज़ को कभी भी हल्के में मत लेना, ये न्यूज़ में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अभी आपने देखा ही होगा 2026 का एग्ज़ाम होने वाला यूपीएससी का, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, 1 डे एग्ज़ाम, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स में से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।